नमस्कार। लोकसभा चुनाव अपने शबाब की तरफ बढ़ चुके हैं। पहले चरण के लिए राजनीतिक दल जहां जोर शोर से ताल ठोक रहे हैं, वहीं दूसरे चरण के लिए भी राजनीतिक दलों के द्वारा उन सीटों पर जहां दूसरे चरण का मतदान होना है, पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। आज हम एक ऐसी सीट की चर्चा करेंगे जिसके ऊपर दूसरे चरण में मतदान होना है, और वह सीट दिल्ली एनसीआर की हॉट सीट में गिनी जाती है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर की हॉट सीट गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट को यदि हम देखें तो यह गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभाओं और बुलंदशहर की 2 विधानसभा सिकंदराबाद और खुर्जा को मिलकर बनी हुई है। इस लोकसभा सीट की विशेषता है कि यहाँ हर विधानसभा एक अपना अलग स्वरूप रखती है, और यहाँ हर विधानसभा के अलग समीकरण है जो कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो आज हम इसी लोकसभा सीट की अलग अलग विधानसभाओं की चर्चा करेंगे, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए एनसीआर खबर के संपादक आशु भटनागर जी। आशु जी नमस्कार। नमस्कार। आशु जी, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट अपने आप में एक विशेषता रखती है। इसकी पांचों विधानसभाएं अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग की फैक्टर होते हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो मैं आज आपसे जानना चाहूंगा कि आप संक्षेप में पांचों विधानसभाओं के ऊपर प्रकाश डालें, और कौन कौन से इस बार महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने जा रहे हैं, और किसकी तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3 मुख्यतः राजनीतिक दलों के जो कैंडिडेट हैं वो घोषित हो चुके हैं। उनके नाम: डॉक्टर महेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा आयाराम गयाराम के बाद अंततः फाइनली डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा बड़े ही सोच समझकर जातीय समीकरण को फिट करते हुए इस बार ठाकुर समाज से राजेंद्र सिंह सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र जी, ये जो नमस्कार। टॉपिक है कि इस चुनाव में विधानसभा वाइज किसका पलड़ा भारी है, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल वो ज्यादा है, क्योंकि ये विधानसभा दो जिलों को मिलाकर लोकसभा दो जिलों को बनाकर बनी हुई है। और बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, हालांकि कभी गौतम बुद्ध नगर भी बुलंदशहर का हिस्सा था, लेकिन फिर भी दोनों का मिजाज अलग अलग है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन पांचों विधानसभाओं में अगर वैसे देखा जाए इतिहास के तौर पे, तो 2 बार से लगभग ऐसा हो रहा है कि दोनों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के पास ही हैं, पांचों। और डेमोग्राफी वाइज देखा जाए तो इसमें एक सीट एससी है जो कि खुर्जा की है, और बाकी 4 सीटें सामान्य। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला हमेशा लोकसभा वाइज देखा गया वो ये देखा गया कि शहरी और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर डॉक्टर महेश शर्मा एक चेहरा बनते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से चाहे जो भी रहा हो, वो एक गुर्जर चेहरा रहा। और सारी लड़ाई उसी को लेकर होती रही है लोकसभा में, खास तौर पे विधानसभा में भी उसके एक तरीके से रिफ्लेक्शन आता रहा है हर बार। तो यहाँ जो समीकरण इस बार बदला है मायावती ने ट्विस्ट देते हुए, वो ये करा है कि पहली बार यहाँ पर, चूंकि क्षत्रिय समाज से भी बड़ी मांग उठ रही थी इस बार की, गौतम बुद्ध नगर से भी एक क्षत्रिय चेहरे को टिकट दिया जाना चाहिए। तो मायावती ने उस सारी मांग को ट्विस्ट देते हुए टिकट में गुर्जर की जगह ठाकुर चेहरे को दे दिया है। उससे क्या हुआ है कि यहाँ 3 जातियों का त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। जो मुकाबला अब तक ब्राह्मण बनाम गुर्जर था, वो अब ब्राह्मण, गुर्जर और ठाकुर समुदाय के बीच हो गया है। बाकी एक जो मुकाबला भाजपा वर्सेस ऑल है, वो एक अलग पार्ट है। ऐसे में अगर हम विधानसभा वाइज देखते हैं तो ये सच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय क्षत्रिय समाज से विरोध की एक बहुत बड़ी लहर देखी जा रही है। और ये सहारनपुर से लेकर मुरादाबाद तक, और इधर मेरठ से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक हम बड़ा स्ट्रांग इसका अपोजिशन देख रहे हैं। लगातार बैक टू बैक क्षत्रिय समुदाय की पंचायतें हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि, बल्कि मैं आज कहीं पढ़ रहा था कि राजनाथ सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या पता है। मतलब ये इस तरीके का बयान दिया है कि आप जो है राजनाथ सिंह को सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं, लेकिन वो उसमें कह रहे हैं कि भाई उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या पता है। तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं इसका परिणाम आएगा, ये उनका कहना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब हम इसे गौतम बुद्ध नगर के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं,
अगर हम पुराना भी हिसाब किताब देखें, 2022 का जो हम देखें विधानसभा वाइज, तो लगभग 52% वोट जो है खुर्जा में बीजेपी को मिला है। और उससे ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है कि बीजेपी जाति के समीकरण से अगर बाहर निकलती है तो कम से कम आधा मतदान उसके पक्ष में हो रहा है। ऐसे में अगर ठाकुर समुदाय के नाम पर वोट बढ़ता है तो खुर्जा में कितना उसका फर्क पड़ेगा, वो ठाकुर समुदाय की एकजुटता पर डिपेंड करेगा, जिसमें अभी कम से कम आज 13 दिन बचे हुए हैं। उसमें भाजपा अपने क्या कार्ड खेलेगी और मायावती की जो रैली होनी है उसका क्या परिणाम होगा, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मोटा मोटा तौर पे अगर हम देखें जो पुराना रिजल्ट है विधानसभा का, तो उसके अनुसार यहां पर भाजपा 50% वोटों के साथ आगे है। तो ऐसे में अगर 5% का स्विंग हम मान लेते हैं या 10% का स्विंग मानते हैं, तो यहां पर भाजपा को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये नुकसान तब है जब मायावती की रैली प्लस भाजपा की तरफ से जो क्षत्रिय वोटों का नुकसान होना है, ये सॉलिड मिलके बन जाए। लेकिन अगर ये नहीं बन पाता है तो भाजपा को यहाँ कोई नुकसान नहीं। सेम चीज यहाँ पर अगर, हाँ, सिकंदराबाद की एक बात करें अगर। जी जी, सिकंदराबाद में अगर हम देखें तो सिकंदराबाद के साथ एक समस्या ये है कि सिकंदराबाद मिक्स आबादी का शहर है। और यहाँ पर जो लक्ष्मीकांत हैं वो सिर्फ 46% वोट पाए थे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगभग मेरे ख्याल से शायद 35 या 36% वोट उनका था। राहुल यादव लड़े थे। तो यहाँ पर जो लड़ाई है वो नेक टू नेक है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी थोड़ा सा मजबूती में दिखाई देगी, क्योंकि विधानसभा वाइज अगर उन्होंने 35% वोट अपना बना के रखा है तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लोकसभा में भी आएगा। तो यहां पर जो स्थिति भाजपा के लिए है, अगर वो बीएसपी के मजबूत होने की आती है तो यहां बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला आ जाएगा, जहां पर भाजपा को नुकसान हो सकता है। इस विधानसभा में भाजपा के लिए ये एक समस्या आ सकती है कि यहां पर परिस्थिति कैसी बनेगी कि वो तीनों बराबर हो जाएं या भाजपा बहुत कम मार्जिन से आगे रहे। अब अगर हम जेवर को देखें तो जेवर में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। जेवर दो विधानसभा से पहले जो है बीएसपी के पास रहा है, तो वो उसको वापस लेने की कोशिश करेगा। लेकिन जेवर में जो वर्तमान स्थिति है, जो खास तौर पे मुस्लिम वोट है, वो कितना शिफ्ट होगा ये उस पर डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करेगा धीरेन्द्र सिंह के अपने कौशल पर। ये परीक्षा है जेवर विधानसभा में इस बार धीरेन्द्र सिंह की भी, कि आखिर वो अपने जो उनका वो विधानसभा का जो मत प्रतिशत था उसको बनाकर रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। क्योंकि यहां पर डॉक्टर महेश शर्मा को जो भी नुकसान होगा उसके मुकाबले जो नुकसान है वो धीरेन्द्र सिंह का ज्यादा है किसी भी तरीके के परिवर्तन की दशा में। तो ऐसे में अगर इन तीन विधानसभाओं में मैं देखता हूं तो मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगभग बराबर के एक हिस्सेदारी पर आ सकते हैं। क्योंकि तीनों की रैलियां होनी है, अखिलेश यादव की भी रैली होनी है और मायावती की भी रैली होनी है। लेकिन जब हम बातें करेंगे दादरी विधानसभा की और नोएडा विधानसभा की, तो यहां पर आकर तस्वीर पूरी पलट जाती है। आप ये समझिए कि 26,75,000 वोटर में से 14,67,000 वोटर इन दो विधानसभाओं में है और बाकी जो है तीन विधानसभाओं में। तो ऐसे में और जो यहाँ का जो रेशो है ये बहुत जबरदस्त है। नोएडा में 60% वोट पंकज सिंह को मिले थे भाजपा के तौर पे। और यहाँ पर भी जो है दादरी में भी लगभग इतना ही वोट मिला है। आपका एक, हाँ, लगभग 60% वोट मिला है। मतलब दादरी में समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको जितना वोट मिला था लगभग 87,000, उससे ज्यादा 1,47,000 वोट। आई थिंक 80,000 के समथिंग, 76,000 हाँ समथिंग। हाँ हाँ। तो उससे दुगना वोट जो है लगभग भारतीय जनता पार्टी को मिला है। चूंकि ये दोनों सीटें शहरी हैं तो यहां पर भाजपा को जातीय समीकरण में परेशानी नहीं आती है।
तो यहां पर भाजपा के लिए वोट कंसोलिडेट है, और अगर 60-60% का वोट परसेंट है, तो ये एक बड़ा मार्जिन है जो पूरी लोकसभा में आने के बाद डॉक्टर महेश शर्मा को फिलहाल बढ़त दिखाते हुए दिख रहा है। अब वो कितना बढ़त होगा, ये एक आंकड़ों की बातें हैं जिसपे हम आगे बात कर सकते अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कि जो राजपूत समाज का विरोद हम देख रहे हैं, हैं। जी। ये अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग तरीके का बिहेव है। जी। कई तरह की रिपोर्ट हम भी है कि भी जो अ, भाजपा का वोट है नहीं, भाजपा को वोटिंग करेगा वो नहीं टूट पा रहा है, और कुछ ऐसी बातें भी है कि जबरदस्त तरीके से विरोध होगा। अच्छा, आपको आशु सर याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में जी। इसी लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा पर एक विरोध हुआ था, जातीय विरोध। और वो हम्म। इस विरोध से किसी कीमत पर कम नहीं था, सम्राट मिहिर भोज प्रकरण को लेकर के। जी। भले ही आज इस जिले में वो प्रकरण शांत हो गया हो, लेकिन दादरी से पैदा हुआ वह विरोध आज देश के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर हमें जो दो जातीय समुदाय के बीच टकराव का कारण बनता हुआ दिखाई देता है। उस समय इस तरह का माहौल बना था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो परंपरागत सीट है दादरी, उसे शायद नहीं बचा पाएगी, और इसका प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश की हर सीट पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये बातें जब परिणाम आया, सिर्फ ख्याली साबित हुई, परसेप्शन साबित हुए, और जो राजनीतिक पंडित इस चीज को बहुत तवज्जो दे रहे थे, उनकी बातें गलत साबित हुई। तो जरा आज के इस राजपूत समाज के विरोध को और 2022 के मिहिर भोज प्रकरण के गुर्जर समाज के विरोध को अगर हम कंपेयर करें, तो आज का राजपूत समाज कितना प्रभाव छोड़ता हुआ दिखता है। देखिए, ऐसा है कि जो दादरी विधानसभा की स्थिति, दादरी के साथ चैलेंज क्या है कि दादरी में दोनों तरफ प्रत्याशी गुजर समुदाय से। भारतीय जनता पार्टी से तेजपाल नागर जी थे, तो वो भी गुजर समुदाय से आते थे। और जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी गुजर समुदाय से आते थे, राजकुमार भाटी। और बहुजन समाज पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे थे, मनवीर भाटी, वो भी गुजर समुदाय से आते। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने ये प्रयास तो किया था कि हम इसे गुजर अपमान का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेंगे, और वो लड़े भी थे। किंतु यहाँ मुझे याद है उस समय, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे पास ही ये गलत जानकारी हो, तो तेजपाल नागर जी मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि उस समय गुजरों के बीच में ये कहा जाता था कि भाई ये तेजपाल नागर नहीं है, ये तेजपाल ठाकुर है। हाँ, वो इस तरह के एक भावना, एक इमोशनल चीज से आप, चला हाँ, था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन उसके बावजूद समाजवादी का पार्टी, और खास तौर पे राजकुमार भाटी जो उस समय के चुनाव लड़ रहे थे, उनका जो कार्ड था, जाति का कार्ड, वो चल नहीं पाया, क्योंकि तीनों ही प्रत्याशी गुजर थे। तो मिहिर भोज, जो सम्राट मिहिर भोज हैं, उनके अपमान का तो मामला था कि भाई प्रत्याशी ने जो है वो चिट हटा दी है, मगर उसमें कहीं भी पार्टी का विरोध नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं था। वहां पर विरोध इस बात का था कि वो जो चिट हटाई गई, उसके चलते प्रत्याशी का विरोध था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास उसी गुजर समुदाय से जो जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो नरेंद्र भाटी हैं, चाहे वो सुरेंद्र सिंह नागर हैं, वो सब वहां मौजूद हैं। तो ऐसे में जो राजकुमार भाटी, जो मैं मानता हूं कि हाँ, इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी में नरेंद्र भाटी और सुरेंद्र सिंह नागर के जाने के बाद उभरे नेता हैं, वो शायद उतना प्रभाव अपना जनता पर नहीं बना पाए। जो आप बात कहना चाह तो रहे हैं कि उस, हाँ। जी। जी। जी, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर के लिए एक बात कही जाती है, और ये बात बहुत हद तक सही भी दिखती है जब हम चुनाव आचरण को, वोटिंग ट्रेंड को चेक करते हैं, कि भाजपा का मतदाता नाराज हो जाता है। लेकिन जब लास्ट में वोटिंग होती है तो ये बहुत कम देखा जाता है कि वे पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे को मतदान करें, या यूं कहें कि ये इस तरह से विचार कर लेते हैं, क्योंकि राजपूत समाज को भाजपा का कोर वोटर कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है कि वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो ये भी एनालिसिस कर लेते हैं कि यहां हम सम्मान को छोड़कर नाराज होकर जा रहे हैं। लेकिन ये इस बात की गारंटी क्या है कि दूसरे लोग जो अभी तक हमको हाशिए पर या निशाने पर रखते थे, वो उस तरह का सम्मान दे पाएंगे। तो क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है लास्ट में यही बात को सोच करके बहुत कुछ होने के बाद भी भाजपा को मतदान करता है?
तो क्या इस बार ऐसा होता हुआ कोई संभावना बनती है, या क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं कि ठाकुर जी। समुदाय का जो हम बात कर रहे थे कि ठाकुर समुदाय के विरोध में क्या अंतर है। ठाकुर समुदाय के विरोध में ये अंतर है कि वो लोग इस बात पर विरोध नहीं कर रहे हैं कि यहाँ किसी ठाकुर को टिकट नहीं दिया। वो विरोध इस बात पर कर रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में ठाकुरों पर टिकट काट दिए गए हैं। 18 में 18 जो सीटों पर सिर्फ एक ठाकुर को टिकट दिया गया। दूसरी बात क्या है कि जो आपने पूछी कि ठाकुर बीजेपी का परंपरागत मतदाता है, तो मैं इससे थोड़ी सी असहमति रखता हूँ। ठाकुर समुदाय अगर आप देखेंगे बीते 30 वर्षों में, तो वो लगातार अपनी प्रतिबद्धताएं बदलता रहा है। और समाजवादी पार्टी, और खास तौर पे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का वो एक आ, उसकी पसंदीदा पार्टी रही। तो लेकिन फिलहाल बीते 10 वर्षों से, 14 के बाद से ये एक हमने चेंज देखा है कि वो ठाकुर समुदाय का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइन हुआ है और नेतृत्व में दिखने लगा है। और उसके बहुत सारे कारण हैं कि अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको हैंडल किया है। लेकिन हम ये कहें कि वो परंपरागत मतदाता रहा है बीजेपी का, ऐसा नहीं है। परंपरागत मतदाता हैं जो हैं, जो बीजेपी के हैं, या तो वो वैश्य समाज से आते हैं, पंजाबी समाज से आते हैं, कायस्थ समाज से आते हैं, या ब्राह्मण समाज का भी लगभग 70-75% जो है वो बीजेपी का डेडिकेटेड मतदाता रहता है। ठाकुर समाज से 50% मतदाता जो है बीजेपी को हमेशा वोट करता रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसकी पसंद हमेशा रही है। तो आप जो बात करें कि क्या ये मतदाता बीजेपी से हटेगा या नहीं हटेगा, देखिए ठाकुर समुदाय का जो विरोध अभी हो रहा है, पंचायतें पंचायतें हो रही, यह भावनात्मक विरोध ज्यादा है। और इसमें पश्चिम के क्षत्रिय समाज के उन नेताओं की भी कहीं ना कहीं पीछे से रजामंदी है, जो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसके जरिए वो भाजपा में अपनी सौदेबाजी कर। आप देखिए कि मुरादाबाद में आज या कल की बात है, शायद वो रैली हो रही थी। आ, अमित शाह के पड़ोस में बैठे हैं सत्येंद्र सिसोदिया। तो जैसे जैसे जाटों ने अपने आप को किसान आंदोलन के समय एकजुट दिखाकर ये स्थिति पैदा कर दी कि 1.5% वोट पाने वाले आरएलडी के जयंत चौधरी को भाजपा अपने साथ लाने पर मजबूर हो गई। तो ठाकुर समुदाय की भी जो कमोबेश कोशिश है वो यही है कि हम इस विरोध को दिखाकर कहीं ना कहीं अपने नेताओं के लिए एक सौदेबाजी कर। और जो भाजपा के ठाकुर नेता हैं वो इसमें लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये मानना कि समुदाय, ठाकुर समुदाय का सारा वोट भाजपा के विरोध में चला जाएगा, मैं नहीं मानता हूं। कहीं ना कहीं ये चुनाव आते आते थोड़ा थोड़ा कम होगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि कई बार ये होता है कि मैं तो डराने के लिए ये काम कर रहा था और वो उल्टा पड़ जाए। तो उस चीज में देखेंगे तो हमें फिर भी यह है कि गौतम बुद्ध नगर सीट अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी। मैं नहीं मानता हूं कि ये सीट पे जो है, जैसे हालात है, खासतौर पे दोनों प्रत्याशियों की जो स्थिति है कि दोनों प्रत्याशी अभी तक प्रचार कर नहीं रहे। मतलब तो मैं मैं बिल्कुल, आपसे हाँ, जी 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 प्लीज। मैं ये मान रहा हूं कि दोनों प्रत्याशियों के प्रचार में मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। शायद दोनों जो प्रत्याशी हैं, या तो वो हार मान चुके हैं, या वो ये मान रहे हैं कि यार बीजेपी को हराना मुश्किल है, 400 पार का जो नारा है इसको हम रोक नहीं पाएंगे। लेकिन चुनाव की नीरसता को भी आप विपक्षियों के प्रचार से जोड़ के देख रहे हैं? नहीं, चुनाव में नीरसता पूरी है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं किया जा रहा जिससे डॉक्टर महेश शर्मा को चिंता हो। तो भाजपा भी बिल्कुल निश्चिंत है, उन्हें पता है कि वो उनके रोज कोई एक नेता आ जाते हैं यहाँ पर। आज की डेट में आप देखो तो उनका कोई ना कोई नेता आ रहा है। कल अमित शाह भी आ रहे हैं, उसके बाद भी अभी सुन रहे हैं कि योगी जी आएंगे। अच्छा, आशु जी, आपने जातीय समीकरणों की अभी बात की, मैं अभी इसको दूसरे परिदृश्य में देखता हूँ कि यहाँ पर एक तरफ जातीय समीकरण है और दूसरी तरफ स्थानीय बनाम बाहरी समीकरण। ये तो ज्यादा प्रभावशाली समीकरण कौन से होते दिखते हैं, जातीय समीकरण या स्थानीय बनाम बाहरी? देखिए, जो जातीय समीकरण है वो नहीं, तीन विधान। मैं उम्मीदवार, एक मिनट, मैं उम्मीदवारों को नहीं कह रहा हूँ, मैं मैं मान मतदाताओं को लेकर कह रहा बिल्कुल हूँ। मैं मतदाताओं का ट्रेंड इस तरह से होता। मैं जी। मैं जातीय समीकरण में ये मानता हूँ कि जो तीन विधानसभा है,
खुर्जा, सिकंदराबाद और जेवर, यहाँ पर जातीय समीकरण थोड़ा सा हावी रहता है। लोगों के दिमाग में ये है जी, कि ये हमारे जाति के मामले, क्योंकि ये अभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए ये ग्रामीण जाति परिवेश के हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। परिवेश, ठीक है। लेकिन जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा है, खासतौर पर नोएडा और दादरी विधानसभा जो है, यहाँ पर शहरी बनाम स्थानीय का झगड़ा रहता है, और वही चुनाव के रिजल्ट के तौर पर दिखाई देता है। और उससे कोई भी पार्टी पार नहीं पा सकती है। यही वजह है कि जो गौतम बुद्ध नगर में जीत की जो लाइन लिखी जाएगी, जो जीत का जो मतलब बीजेपी का जो झंडा गड़ेगा, वो नोएडा से निर्णायक शुरू। भूमिका जो होगी। हाँ नहीं, वो नोएडा से शुरू हो जाएगा। और भाई जब आपको 60-70% यहाँ मिलेगा, 60-70% यहाँ मिलेगा, तो आप तो यहाँ से ही जीत के चले गए। वहां से तो आप अपनी जीत की रेंज को बढ़ाएंगे। वो 50,000 की हो जाए तो, और 5 लाख की हो जाए तो, उससे वहां से उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीत यहां से शुरू हो जाएगी। तो जो शहरी मतदाता है, वो पहले ही तय कर देगा, जातीय समीकरण उस पर भारी नहीं पड़े। अच्छा, आपका जो विश्लेषण है, जो आज की चर्चा है, उसमें जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि चुनाव में हर समीकरण अपना भूमिका निभा रहा है, रोल प्ले कर रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी बड़े मतलब एक मार्जिन जीत की तरफ बढ़ रही है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप एक फिगर दीजिए कि हार जीत का अंतर कितना होगा। देखिए, मैंने ये नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन की तरफ बढ़ रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा नहीं, वो एक हाँ, फिगर दीजिए, हार जीत कितना होगी। हार जीत, देखिए जो मैंने कहा ना कि अभी तक जो विपक्ष है, वो बिल्कुल भी इस बात के लिए रेडी नहीं है कि वो कुछ प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में अगर वो बिल्कुल प्रयास नहीं करेगा, तो जैसा दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि 5 लाख वोटों से जीत होगी, तो मैं मानता हूं कि 5 लाख वोटों से भी जीत हो सकती है। लेकिन अगर विपक्ष प्रयास करे, मुझसे किसी ने कहा कि अगर डॉक्टर महेंद्र नागर खुर्जा और सिकंदराबाद चले जाएं, और राजेंद्र सोलंकी दादरी और नोएडा विधानसभा में आके प्रचार कर लें, तो शायद परिस्थिति ऐसी भी हो कि डॉक्टर महेश शर्मा की जीत का अंतर 2 लाख है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे ये लग रहा है कि जीत उनकी लगभग 3 से 5 लाख के बीच में कहीं भी जा सकती है, जैसा वो लोग दावा कर। बाकी तो अब जब भी अभी 10 दिन बचे हुए हैं प्रचार के, तो जो जैसा चलिए, अभी प्रचार कर। समय है, समय में कहते हैं कि रोज चुनाव का रंग बदलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कौन सा और भारत में तो एक कहावत मशहूर है कि चुनाव विकास के रातों कम, रात, चुनाव के करीब की जो कोई घटना होती है, इमोशंस पे बिल्कुल, ज्यादा लड़ा जाता है। पता नहीं रातों कोई रात घटना चुनाव बदल कैसी जाता घटे है। और पूरे चुनाव का स्वरूप बदल दे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आशु सर, आप नमस्कार। हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपके साथ आपके लिए फिर एक और परिचर्चा लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।